वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे द प्लेटफॉर्म के सेट नंबर 25 जो ग्रुप डी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मेरा अगर 1 से लेकर 24 तक सेट देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि सेट का लेवल कितना अच्छा है। जो इसका एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं दोस्तों, और इसका क्वेश्चन इस पर बहुत अच्छा सेट किया हुआ है। तो सारा क्वेश्चन को देखते हुए आपको चलते हैं सेट पर बिना विलम्ब किए हुए। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को बजाकर अपने दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसके बाद हम इसके झांके सेट कराएंगे जो ग्रुप डी का बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा या स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल से ही। चलते हैं क्वेश्चन पर। तो टेलीग्राम पर आप जाकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। राज और राजपाल के युग में कौन सुमेलित नहीं है? राज और राजपाल के युग में कौन सुमेलित नहीं है? तो मिजोरम हरि बाबू कंभपति, ये सही है। त्रिपुरा सत्यदेव नारायण आर्य, ये भी सही है। उत्तराखंड बेबी रानी मौर्य, ये भी सही है। उत्तराखंड थावर चंद्र गहलोत, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 क्या कर रहा है? कौन सा राज्य सबसे अधिक हवाई अड्डों वाला राज्य बन गया है? सर्वाधिक हवाई अड्डों वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला चलते हैं दोस्तों। विंबलडन चैंपियन के फाइनल में पहली बार जगह बनाने वाले मोटेरो मैरेटिन किस देश के हैं? तो किस देश के हैं? इटली के हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 10 पे चलते हैं। भारत सरकार ने कब तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है 2047 तक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते बिना विलम्ब किए हुए हम 16 की ओर। एक धातु प्लेट का ऊष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो निर्भर करता है दो सिरों के बीच ताप के परिवर्तन पर, सही है। प्लेट की मोटाई पर, ये भी सही है। प्लेट के क्षेत्रफल, उपयुक्त सभी पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा चालकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, तो जिस पदार्थ में ऊष्मा का चालकता जितना अधिक होता है उसकी उसमें चालकता भी उतनी ही अधिक होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 17 पर। किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करती है? किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो आयतन पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 18 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की प्रत्येक स्थिति में लिए आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो किस में बनता है? उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ऐसे गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक उभरी हुई हो, परावर्तक क्या हो? उभरी हुई हो सतह से होता है तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब फोकस बिंदु से पहले बनता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में दृष्टि क्षेत्र बढ़ाने वाले दर्पण के रूप में, सड़क के किनारे लगे लैंपों में परावर्तक के रूप में भी किया जाता है। 19 पे चलते हैं। किसी उत्तल लेंस के लिए वस्तु तथा इसके द्वारा बनाए गए वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होगी? तो न्यूनतम दूरी आपको हो जाएगा एफ। न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी? तो एफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। एक गैल्वेनोमीटर को निम्न में से क्या जोड़कर अमीटर में बदला जा सकता है? मीटर में बदलने के लिए उसमें क्या जोड़ते हैं? तो एक निम्न प्रतिरोध समानांतर क्रम में अगर जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? आपको गैल्वेनोमीटर को जोड़कर अमीटर बन जाएगा। जैसे परिपथ में एस ए है, इसमें जी जैसे हैं, ऐसे बन जाएगा। एक निम्न प्रतिरोध को धारा मापी के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल धारा की दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है। अमीटर का इस्तेमाल धारा के परिमाण को मापने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग सिर्फ दृष्ट धारा को मापने के लिए किया जाता है। अमीटर का उपयोग दृष्ट और प्रत्यावर्ती धारा दोनों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर की सक्रियता अमीटर की तुलना में अधिक होती है।
अगला क्वेश्चन चलते हैं 21 पर। सेल का आणविक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? सेल का आणविक प्रतिरोध इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी पर, इलेक्ट्रॉन के क्षेत्रफल पर, इलेक्ट्रॉन के प्रकृति पर, उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला चलते हैं 22 की ओर। अणुओं का वास्तव में द्रव अवस्था में बदलाव क्या कहलाता है? तो कहलाता है संघनन। संघनन ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। वाष्प में द्रव पदार्थ वाष्प में बदलता है, लेकिन द्रवीकरण में वाष्प द्रव में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। बाफ्टा अवार्ड 2021 में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म अवार्ड का खिताब जीता है? तो इंग्लैंड ने नोमाडलैंड ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 30 पर। मिताली एक्सप्रेस ट्रेन भारत एवं किस देश के मध्य शुरू की गई है? भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू की गई है मिताली एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 31 पर। IQ एयर की ताज़ा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? तो विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली बन गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला चलते हैं 32 पर। दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधक प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है, वो कौन बन गई है? तो मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस जो है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 38। किस द्रव की श्यानता सबसे अधिक होती है? किस द्रव की श्यानता सबसे अधिक होती है? तो ग्लाइकोल को तरलों का वह गुण जिसके कारण तरल अपनी अलग अलग परतों के माध्यम होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है, इस गुण को तरल की श्यानता कहते हैं। श्यानता का गुण तरलों में अर्थात द्रवों तथा गैसों दोनों में पाया जाता है। यह शयन बल तरल की विशिष्ट परतों के माध्य सापेक्ष गति तथा विरूपण का विरोध करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला चलते हैं 39 की ओर। यदि पृथ्वी सिकुड़ कर वर्तमान त्रिज्या से 1/3 गुना कम त्रिज्या की जाए तो गुरुत्वीय त्वरण कितनी होगी? तो 1/3 कर दिया जाए तो जी डैश बराबर हो जाएगा g × 1 - 1/3। इसको माइनस कर देंगे तो आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2/3g। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला चलते हैं 40 पर। ऊंचे स्थानों पर पानी कम ताप पर उबलता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। सामान्यतः एक वायुमंडलीय दाब पर 760 mmHg पर पानी 100 सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है, अर्थात पानी का सामान्य क्वथनांक 100 डिग्री है। यदि बाहरी दाब एक वायुमंडलीय ATM एटमॉस्फेरिक 760 Hg से अधिक होता है तो पानी उच्च ताप पर उबलेगा। अगले चलते हैं 41। तत्व कैलिफोर्नियम किस श्रेणी में आती है? तो आती है एक्टिनाइड श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 42 चलते हैं। निम्न में से कौन सा परमाणु क्रमांक का युग्म एक ही समूह के तत्वों को प्रदर्शित करती है? एक ही समूह के तत्वों को 13 और 31 जो है वो करती है, क्योंकि 13 का होता है 2, 8, 10, 3, 13 और 31 को होता है 2, 8, 10 और 18, 10, 28 और 3, 31। दोनों को लास्ट में 3 आता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 43। प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्व की धात्विक प्रवृत्ति कैसी होगी? तो तत्व की धात्विक प्रकृति घटती आती है। ऑप्शन नंबर बी। आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या, विद्युत धनात्मक लक्षण, धात्विक गुण तत्वों की
अपचयन प्रवृत्ति तथा ऑक्साइडों की क्षारीयता प्राकृतिक घटती है। क्या घटती है? त्रिज्या घट जाएगी, विद्युत धनात्मक लक्षण घट जाएगा, धात्विक गुण घट जाएगा, ये सब घट जाएगा। अगला चलते हैं 44 की ओर। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण किसके आवर्तीय फलन होते हैं? तो परमाणु क्रमांक के आवर्तीय फलन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या को Z से निरूपित किया और एक्स किरणें की आवृत्ति n के बीच संबंध पाया। अगला क्वेश्चन चलते हैं 51। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के विवाद में सभी जीवित 32 आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया गया एवं फैसला सुनाने वाले जज कौन थे? इस पर फैसला सुनाने वाले वो जज कौन थे? तो जज थे सुरेंद्र कुमार यादव। ऑप्शन नंबर ए होगा। जो ढांचा गिराए जाने के विवाद में सभी जीवित 32 अपराधियों को दोष मुक्त करा किया गया, उस सुरेश यादव जो थे वो जज थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। स्टैनलेबल माउंट डेवलपमेंट समिट 9वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो किया गया देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी। 53 पर चलते हैं। भारत की लिए स्कॉर्पिन पनडुब्बी का निर्माण किसके सहयोग से हो रहा है? तो ये हो रहा है फ्रांस के सहयोग से। स्कॉर्पिन श्रेणी के पनडुब्बी डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी का एक वर्ग है। फ्रांस की कंपनी DCNS तथा भारतीय नौसेना की परियोजना 75 के तहत इसका निर्माण हो रहा है। INS कलवरी भारत की प्रथम स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है जिसे 2017 में जलावतरित किया गया था। और भारत की पनडुब्बी कौन कौन है? खंडेरी, करंज तथा बेला, ये सब प्रमुख श्रेणी के हैं। अगला 54 पर चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें 1913 में सम्मानित किया गया था। किससे? तो आपको नोबेल पुरस्कार से। गीतांजलि के लिए उनको किया गया था। CV रमन को 1930 में, हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के लिए दिया गया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में की गई है। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2020 के शांति का नोबेल विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम, इटली में है। इसका आंसर सी होगा, साइन थीटा। इसको तोड़ दीजिएगा, सेक को 1/cos में जोड़ दीजिएगा, 10 को अकॉर्ड, दोनों को तोड़कर आप इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन और सल्फर को एक ही समूह में रखने का क्या कारण है? एक ही समूह में रखने का कारण है 72 परमाणु कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। ऑक्सीजन का 8 होता है जिसका 1s2, 2s2 और 2p4 होता है। उसी तरह 16 सल्फर का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4, इसमें भी लास्ट में 4 और इसमें भी लास्ट में 4। अगला चलते हैं 61 पर। निम्नलिखित में से कौन सी अर्धधातु नहीं है? कौन सी अर्धधातु नहीं है? तो SN अर्धधातु नहीं है, यह धातु टीन है। ऐसे तत्व जो धातु और धातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उपधातु या अर्धधातु कहलाते हैं। 62 निम्न धातुओं को घटती अभिक्रिया के शीलता के रूप में अरेंज करना है। तो आपको आ जाएगा सोडियम सबसे ज़्यादा, मैग्नीशियम, जिंक और फेरस जो है वो सबसे कम अभिक्रियाशील है, जो लोहा है ये भी।
सोडियम सबसे ज़्यादा, मैग्नीशियम उससे कम, जिंक उससे कम और सबसे कम लोहा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यह सब एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिस्थापन क्रिया का उदाहरण है? प्रतिस्थापन यानी ए को बाहर कर देना। देखिए CuSO4 FeSO4 तो एक साथ हो जा रहा है, मगर कॉपर इसमें से क्या कर रहा है, बाहर निकल जा रहा है, यही प्रतिस्थापित कर जा रहा है। जबकि ये संयोजन है, ये विस्थापन है, तो द्वि विस्थापन है। ये क्या है, ये द्वि विस्थापन है। अगला चलते हैं 64 की ओर। वह जीव जिसे कॉमा के आकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है वह कौन है? तो वह है ब्रिबिरियो, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? जीवित जीवाश्म है साइकस, ऑप्शन नंबर ए आपका होगा। साइकस जो है वो जीवित जीवाश्म है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 66 की ओर। मिलान करना है, मिलान करना है। स्टीफल्स जो है वो नारियल के, सरल फल जो है बैगन, सरस फल बैगन। पीपो जो है खीरा को, और द्विसमारा वो एसर को कहते हैं। सरस फल जो है सड़ जाएगा जैसे बैगन, और शिष्ट फल जैसे नारियल, और पीपो खीरा द्विपथ खमारा एसर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 83 की ओर बिना विलंब किए हुए। निम्नलिखित में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन होता है? तो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड चक्र, ऑप्शन नंबर सी। 84। मनुष्य के कपाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य के कपाल में हड्डियों की कुल संख्या 29 होती है। मनुष्य में 8 अस्थियां मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल, जिसकी गुहा को कपालिंग गुहा कहते हैं। 14 अस्थियां चेहरे कंकाल में होती है, जबकि 6 अस्थियां मध्य कानों में होती है। अगला चलते हैं 85। निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन का सही क्रम कौन है? अर्धसूत्री विभाजन का है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटोटीन, डिप्टोलोटीन, डाइकाइनेसिन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 86। सिस्टम फाइब्रोसिस किस प्रकार की अनुवांशिक बीमारी है? तो ये ऑटोसोम अप्रभावी बीमारी है। 200 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी की प्रधान वनस्पति कौन थी? तो ये थी अनावृत बीजी, ऑप्शन नंबर सी अनावृत बीजी। और चलते हैं 88। पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है कुछ तत्वों एवं गैसों का चक्रीकरण, ऊर्जा का प्रवाहन, ऑप्शन नंबर सी। अगले चलते हैं 89। सरीसृप जंतुओं का युग्म है। सरीसृप जंतुओं का युग्म कौन है? तो मीसोजोइक महाकल्प, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था आज के महत्वपूर्ण सेशन। दोस्तों PDF के लिए आप टेलीग्राम पर जाएं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को बजाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना कभी नहीं भूलें। दोस्तों 2 सेट और इसका बचा हुआ है 26 और 27 को पूरा कल कर देंगे और आपको नया एक सेट जो आपके लिए एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।